मनोज खंडेलवाल गुस्से में लाल पीला होकर अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन, अगर तू मेरी इकलौती औलाद ना होता तो आज मैं तेरी ये घटिया और बेकार की जिद कभी नहीं मानता। तेरे सिर पर उस लड़की का जो ये जुनून सवार है ना, ये महज चंद दिनों का नशा है। मुझे पता है जैसे ही हकीकत की आंच लगेगी ये भूत उतर जाएगा और तू खुद उसे अपनी जिंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। याद रखना, कमल का फूल चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसे कोई अपने ड्राइंग रूम में नहीं सजाता। उसकी जगह कीचड़ में है और वो वहीं शोभा देता है। ठीक वैसे ही वो लड़की चाहे कितनी भी हसीन क्यों ना हो, उसकी सही जगह हमारे महल जैसा घर नहीं बल्कि वो गंदी बस्ती है। वही उसकी असली औकात है। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन, वो ऐसी नहीं है डैड कि उससे 1-2 दिन में मन भर जाए। जो सादगी और जो बात उसमें है वो आपकी इस दिखावे की दुनिया की किसी लड़की में कहाँ। लेकिन ये बात आप कभी नहीं समझ पाएंगे और न ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मनोज खंडेलवाल तीखे लहजे में, तुझे उस लड़की से शादी करने का शौक चढ़ा है ना? जा, मैंने भी तेरा ये शौक पूरा करने के लिए हाँ कर दी है। आखिर इकलौता बेटा है मेरा, आज तक तेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की है, तो ये गुनाह भी सही। वरना हमारे घर के नौकर का कमरा भी उन फटीचरों के घर से बड़ा है। उनके साथ रिश्ता जोड़ना मेरी शान और खानदान के खिलाफ है। मैं तेरी जिद के आगे झुक रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि तू मेरा कमाया हुआ पैसा उन कंगालों पर लुटाए। मुझे मेरा एक पैसा वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। अर्जुन आवाज में, डैड, आपको सिर्फ अपने पैसों की फिक्र है ना? तो आप शांत हो जाइए। उन पैसों की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वो सारा पैसा किसी न किसी तरह निकाल ही लूंगा। बस आप एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। पर प्लीज तब तक आप बीच में कुछ मत कहिए। जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। ये कहकर अर्जुन अपने कमरे में चला गया। मनोज खंडेलवाल बोला, पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। इसकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। ये कहकर मनोज खंडेलवाल अपने बिजनेस पार्टनर को कॉल लगा देता है। 2-3 बार रिंग जाने के बाद सामने से फोन उठता है। मनोज आवाज में बनावटी मिठास लाते हुए, हेलो भोसले साहब, कैसे हैं आप? भाई, कितनी बार फोन किया आपको, आप तो जैसे कट ही गए हैं मुझसे। मिस्टर भोसले सख्त आवाज में, रिश्ते निभाने का शौक उन्हें होता है खंडेलवाल, जिनकी जुबान की कोई कीमत हो। आपने तो अर्जुन का हाथ मेरी बेटी के लिए मांगा था और अब खबर आ रही है कि आप किसी बस्ती की लड़की को अपनी बहू बना रहे हैं। मेरी बेटी का अपमान किया है आपने। मनोज जल्दी से बात काटते हुए, अरे नहीं नहीं भोसले साहब, आप गलत समझ रहे हैं। आप जिसे अपमान कह रहे हैं वो दरअसल मेरा एक बिजनेस प्लान है। अर्जुन की उस बेवकूफ़ी भरी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा ताकि उसका वो भूत उतर सके। यकीन मानिए, वो लड़की इस घर में सिर्फ एक शो पीस बनकर आएगी और बहुत जल्द बाहर भी कर दी जाएगी। मिस्टर भोसले ने कहा, मुझे आपकी फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। आपने मेरे साथ सिर्फ वादा नहीं तोड़ा बल्कि पीठ में छुरा घोंपा है, और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी डील्स इसी वक्त खत्म कर रहा हूँ। भले ही मुझे करोड़ों का नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं अब आपके जैसा धोखेबाज बिजनेस पार्टनर नहीं चाहता। पेपर्स तैयार हैं, बहुत जल्द आपके टेबल पर होंगे। मनोज खंडेलवाल बोला, मिस्टर भोसले, आप ये क्या कह रहे हैं? आप एक झटके में इतनी बड़ी डील कैसे तोड़ सकते हैं? शांत हो जाइए, बात तो सुनिए। मिस्टर भोसले सख्त आवाज में, ठीक वैसे ही तोड़ रहा हूं जैसे तुमने अपना वो वादा तोड़ा है। उस दिन पूरी महफिल के सामने तुमने हाथ मिलाकर कहा था ना कि अर्जुन की शादी मेरी बेटी के साथ होगी। आज अर्जुन की शादी तो हो रही है, लेकिन मेरी बेटी से नहीं बल्कि किसी फटीचर खानदान की लड़की से। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि वो वादा सिर्फ एक चाल थी ताकि मैं तुम्हारी उस डूबती हुई डील पर साइन कर दूं। मनोज खंडेलवाल बोला, देखिए भोसले साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हालात ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मिस्टर भोसले सख्त आवाज में, अब मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में दोबारा नहीं आने वाला।
एक बार तुम पर भरोसा करके मैं पहले ही अपनी इज्जत दांव पर लगा चुका हूं। तुम्हें अंदाजा भी है बाहर लोग मुझसे क्या क्या सवाल कर रहे हैं। खंडेलवाल ने अपनी बहू के लिए भोसले की बेटी को क्यों नहीं चुना? मेरे पास आज किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं है और ये सब तुम्हारी घटिया राजनीति की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, समझे तुम? मनोज खंडेलवाल को एहसास होता है कि अगर भोसले पीछे हट गए तो उनका बिजनेस साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। मनोज खंडेलवाल बोला, मैं मानता हूं भोसले साहब कि मेरे बेटे की नादानी की वजह से आपको बहुत जिल्लत उठानी पड़ी है। यकीन मानिए इस वक्त मैं खुद शर्मिंदगी की आग में जल रहा हूं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, मैं आज भी दिल से यही चाहता हूं कि आपकी बेटी ही हमारे घर की बहू बने। दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। मनोज एक जहरीली मुस्कान के साथ जारी रखता है। मनोज खंडेलवाल बोला, शायद आपको मेरी बातें अभी भी कोरा झूठ लग रही होंगी, लेकिन बस एक आखिरी बार मेरा प्लान सुन लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो बेशक डील तोड़ दीजिएगा। मैं खुद पेपर्स पर साइन कर दूंगा। मनोज फोन पर धीरे धीरे मिस्टर भोसले को अपना वो मास्टर प्लान समझाता है। जैसे जैसे वो बोलता है, दूसरी तरफ मिस्टर भोसले के चेहरे का गुस्सा गायब होकर एक कुटिल संतोष में बदल जाता है। मिस्टर भोसले खुश होकर, खंडेलवाल तुम वाकई एक शातिर खिलाड़ी हो। अगर ये सच है तो फिर मुझे ये खेल खेलने में मजा आएगा। मनोज खंडेलवाल बोला, भरोसा रखिए भोसले साहब, वो लड़की हमारे घर की बहू बनकर नहीं बल्कि अपनी बर्बादी का टिकट कटाएगी। बस कुछ समय का तमाशा है, उसके बाद सब वैसा ही होगा जैसा हमने तय किया था। प्राइवेट हॉस्पिटल, शाम का समय। दूसरी तरफ मोक्ष भारी कदमों से वार्ड के अंदर दाखिल होता है। उसकी नजर सामने वाले बेड पर पड़ती है जहां अर्पिता बेजान सी लेटी हुई है। वो पत्थर की मूरत बनी बस छत को ताक रही है और उसकी आंखों के कोरों से आंसू बहकर तकिए को भिगो रहे हैं। मोक्ष की छाती में एक दर्द सा उठता है। वो धीरे से उसके पास जाकर बैठता है। अर्पिता, तू ठीक तो है ना? जैसे ही अर्पिता की नजर अपने भाई पर पड़ती है, उसका बांध टूट जाता है। वो झटके से उठकर मोक्ष के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मोक्ष के अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी धधक रहा है। वो खुद को कोस रहा है कि वो अब तक उस अपराधी को ढूंढ नहीं पाया। वो प्यार से अर्पिता के सिर पर हाथ फेरता है। मैं जानता हूं अर्पिता, इस वक्त तेरे रूह पर क्या जख्म लगे हैं। काश मैं उस वक्त वहां होता, काश मैं उस दरिंदे को पहले ही रोक पाता। मोक्ष का ये कहना भर था कि अर्पिता की सिसकियां चीखों में बदल गईं। मोक्ष की मुट्ठियां भींच गईं। उसका गुस्सा अब बेकाबू हो रहा था। तू फिक्र मत कर छोटी, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिसने भी तेरे साथ ये घिनौनी हरकत की है उसे मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। ये तेरे भाई का वादा है। अर्पिता रोते हुए, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता भाई, सब खत्म हो गया। मेरी रूह, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो गई। काश मैंने आपकी बात मानी होती। काश मैं उस काली रात को उस पार्टी में न गई होती। आखिर क्यों गई मैं वहां? क्यों? अर्पिता पागलों की तरह चिल्लाने लगी और रोते रोते अपने ही सिर पर हाथ मारने लगती है। मोक्ष तुरंत उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। चुप हो जा, अपने आप को तकलीफ मत दे। अर्पिता मोक्ष की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ते हुए, सारी गलती मेरी है भाई। अगर मैं उस रात जाने की जिद न करती तो आज मैं खुद से नजरें मिला पाती। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैं किस मुंह से घर जाऊंगी? मम्मी का सामना कैसे करूंगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ? तो वो तो जीते जी मर जाएंगी भाई, वो मर जाएंगी। मोक्ष उसे संभालते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तू इस बारे में अब कभी किसी से बात नहीं करेगी। जो हुआ उसे इसी अस्पताल के कमरे में दफन कर दे। घर में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, मौसी को भी नहीं। मोक्ष की बात सुनकर अर्पिता के मन में सवाल उठ रहा था कि क्या सच में ये संभव है कि जैसे वो पहले रहती थी, क्या वो अब भी वैसे ही रह पाएगी? क्या वो खुलकर सांस ले पाएगी? क्या वो पहले की तरह किस उठाकर चल पाएगी? लेकिन ये बात वो अपने भाई को नहीं बता सकती थी।
इस वक्त उस पर क्या बीत रही थी, उसके सिवा ये कोई दूसरा नहीं समझ सकता था। इन सब की वजह से उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा पर भी गहरा जख्म हुआ था, जिसके घाव वो किसी को भी नहीं दिखा सकती थी। फिर मोक्ष अपनी जेब से फोन निकाल करता है। उसमें एक फोटो खोलकर फोन अर्पिता की आंखों के सामने ले आता है। अर्पिता, इसे देख। क्या तू इस लड़के को जानती है? क्या ये वही है जो उस रात पार्टी में था? अर्पिता की पलकें आंसुओं से भारी थीं। उसकी धुंधली नजरों के सामने स्क्रीन की रोशनी चुभ रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछीं और तस्वीर पर अपनी नजरें टिकाईं। जैसे जैसे फोटो साफ हुई, अर्पिता की सांसें अटक गईं। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। वो उस चेहरे को देख सुन्न पड़ गई। अचानक उसके दिमाग में मॉल के उस दिन के दृश्य बिजली की तरह कौंधने लगे। फ्लैशबैक 1 महीने पहले मॉल में अर्पिता अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने गई थी। उसने अपने लिए 2-3 खूबसूरत ड्रेसेस चुनी और उन्हें ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम की ओर अपनी ही धुन में चल रही थी कि तभी अचानक एक तेज टक्कर हुई और अर्पिता के हाथों से वो महंगी ड्रेसेस फिसलकर नीचे फर्श पर बिखर गईं। अर्पिता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने उस शख्स की तरफ देखा तक नहीं और नीचे झुककर अपनी ड्रेसेस उठाते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगी। आंखें हैं भी या नहीं, या फिर घर पर भूल आए हो, जो इस तरह अंधों की तरह चल रहे हो? अगर संभल कर चलना नहीं आता तो घर पर बैठा करो ना, यहाँ आकर दूसरों का समय क्यों बर्बाद करते हो? जैसे ही अर्पिता अपनी ड्रेसेस उठाकर सीधी खड़ी हुई, उसकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी। सामने करीब 24 साल का एक बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था। अर्पिता की डांट का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि वो एक गहरी शरारती मुस्कुराहट के साथ टकटकी लगाए अर्पिता को ही निहार रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सा आकर्षण था जो अर्पिता को असहज कर रहा था। अर्पिता गुस्से से बोली, क्या देख रहे हो? क्या कभी कोई लड़की नहीं देखी जो इस तरह अपनी आंखें फाड़कर मुझे घूर रहे हो? बदतमीजी की भी हद होती है। उस लड़के ने अपनी जेबों में हाथ डाले और उसकी नजरों में नजरें डालकर बहुत ही रिलैक्स अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लड़कियां तो बहुत देखी हैं, मगर तुम जैसी खूबसूरत और तीखी आज पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हें देखकर आज दिल में एक ही सवाल उठ रहा है कि खुदा ने तुम्हें ज्यादा फुर्सत में बनाया है या मेरी नजरों ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही खास मान लिया है। पर जो भी हो, आज इस खाली दिल में पहली बार किसी ने दस्तक दी है और वो तुम हो। उसके ऐसे कहने पर अर्पिता गुस्से से, अपनी ये बकवास बंद करो, समझे? तुम जैसे लड़कों की फितरत मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बस कहीं कोई लड़की देखी नहीं कि फ्लर्टिंग का गंदा खेल शुरू कर देते हो। लेकिन याद रखना, मुझ पर तुम्हारे ये फालतू के पैंतरे और ये सस्ते डायलॉग्स काम नहीं आने वाले। अपनी हद में रहो। उस लड़के के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया और एक बेपरवाह मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया। अब इसमें मेरा क्या कसूर? तुम लड़कियां तो हम लड़कों से कभी फ्लर्ट करती नहीं हो, तो बेचारे दिल को बहलाने के लिए ये मेहनत भी हमें ही करनी पड़ती है। आखिर पहल तो किसी को करनी ही होगी ना। अर्पिता का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे उसकी बातों में शालीनता की जगह सिर्फ छिछोरापन नजर आ रहा था। हम लड़कियों को तुम्हारी तरह ऐसी घटिया हरकतें करने का कोई शौक नहीं है और न ही हमें फुर्सत है कि तुम जैसे लड़कों को ताड़ते फिरें। ये काम तुम जैसे आवारा और निकम्मे लड़के ही करते हैं, जिनके पास जिंदगी में कोई काम धाम नहीं होता। बस सड़कों और मॉल्स में लड़कियां ढूंढते रहते हो। लड़का अब एक कदम और करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अर्पिता का गुस्सा और भी ज्यादा पसंद आ रहा हो। हर बार तुम लड़कियां सारा इल्जाम हम लड़कों पर ही डाल देती हो। हर बार हमें घटिया और आवारा बोलकर निकल जाती हो, लेकिन कभी ये भी तो देखो कि दोष हमारा नहीं बल्कि तुम्हारी इस जानलेवा खूबसूरती का है। उसे देखकर अच्छे अच्छे बहक जाते हैं, तो हम तो फिर भी मामूली इंसान हैं। तुम्हारी खूबसूरती ही हमसे ये ताड़ने का गुनाह करवा देती है। अर्पिता की आंखों में इस वक्त आग उबल रही थी। वो अपनी मुट्ठियां भींचकर उसे देख रही थी, जैसे अभी उसे सबक सिखा देगी। लड़के ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े प्यार से पूछा, वैसे
मुझे इस तरह कातिल नजरों से मत देखो, वरना मैं और भी ज्यादा बहक जाऊंगा। अब ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? कम से कम इस हसीन चेहरे का कोई नाम तो होगा। अर्पिता गुस्से में, नाम? तुम जैसे ऐरे गहरे और सड़क छाप लड़के के तो मैं मुंह तक न लगूं। नाम बताना तो बहुत दूर की बात है। हटो अब मेरे सामने से। तुम्हारी इन फालतू की बातों की वजह से मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगी कि तभी उस लड़के ने पीछे से आवाज लगाई, ओ हेलो मिस, रुकिए तो, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं? आई मीन कपड़े पहनाने में। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल फ्री हूं और आपकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। लड़के के मुंह से ये घटिया और अश्लील बात सुनकर अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खून खौल उठा। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई सरेआम इतनी नीच बात कह सकता है। वो झटके से मुड़ी और बिजली की रफ्तार से उस लड़के के पास पहुंची और अपनी पूरी ताकत से उस लड़के के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लड़के का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए। बदतमीज, अगर तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें इसी तरह का एक जोरदार थप्पड़ लगाया होता ना, तो आज तुम किसी भी लड़की के सामने खड़े होकर ऐसी घटिया बात कहने की हिम्मत कभी नहीं करते। ये तुम्हारी परवरिश का नतीजा है, जो तुम औरतों की इज्जत करना नहीं जानते। लड़का सन्न खड़ा था। उसने अपना हाथ अपने गाल पर रखा, लेकिन अर्पिता अभी रुकी नहीं थी। उसने अपनी उंगली उसकी आंखों के सामने तान दी। आज के बाद गलती से भी कभी मेरे सामने मत आना, वरना थप्पड़ मार मार कर तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम आईने में खुद का चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। अपनी ये आवारागर्दी कहीं और जाकर दिखाओ, यहाँ नहीं। अर्पिता ने नफरत भरी एक आखिरी नजर उस पर डाली और तेजी से ट्रायल रूम के अंदर जाने लगी। पीछे वो लड़का वहीं खड़ा रहा। उसने अपने गाल को सहलाया, जहां अभी भी जलन हो रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक खतरनाक और गहरी मुस्कुराहट थी। थप्पड़ कड़वा था, पर हाथ बहुत कोमल है तुम्हारा। अब इस थप्पड़ का हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा, मिस ब्यूटीफुल। फ्लैशबैक एंड। अर्पिता की आंखों के सामने अभी भी मॉल का वो मंजर घूम रहा था, जब उसे मोक्ष की कड़कती आवाज सुनाई दी। अर्पिता, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तू इस लड़के को जानती है? अर्पिता ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें अभी भी आंसुओं से भीगी थीं। उसने कांपते हाथों से मोक्ष के फोन की तरफ देखा। भाई, आपको इस लड़के की फोटो कहाँ से मिली? मोक्ष की आंखों में जलता हुआ लावा था। उसने फोन को कसकर पकड़ा। उस होटल के सीसीटीवी फुटेज से। ये वही दरिंदा है जो तुझे बेहोशी की हालत में उस कमरे के अंदर ले जा रहा था। बोल अर्पिता, कौन है ये? मोक्ष की बात सुनते ही अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब सब समझ आ गया कि शायद इस लड़के ने उससे उस थप्पड़ का बदला लिया है। तो अर्पिता ने सिसकते हुए मोक्ष को मॉल वाली सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे उस लड़के ने सरेआम उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था और कैसे उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसे सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। भाई, मुझे नहीं पता था कि एक थप्पड़ की कीमत मुझे अपनी इज्जत देकर चुकानी पड़ेगी। उसने बदला लिया है भाई। उसने मेरे उस थप्पड़ का हिसाब मेरी रूह को जख्मी करके चुकाया है। ये सुनते ही मोक्ष की मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसके चेहरे की नसें तन गईं और आंखों में खून उतर आया। बस अर्पिता, अब और नहीं, तू आराम कर। ये कहकर उसने अर्पिता के सिर पर हाथ रखा और तेज कदमों से कमरे के बाहर निकल गया। पीछे कमरे में अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार उस दिन को कोस रही थी। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों मैं उस दिन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई? अगर मैं उस दिन चुपचाप वहां से निकल जाती, उसे थप्पड़ न मारती, तो आज मैं इस हाल में ना होती। मेरी एक छोटी सी गलती मेरी सबसे बड़ी बर्बादी बन गई। जारी।